में बात होगी रूस और यूक्रेन की, क्योंकि रूस यूक्रेन का जो युद्ध है अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। रूस यूक्रेन युद्ध में प्रतिबंधों और लगातार यूक्रेनी हमलों के कारण रूस को तेल व्यापार में भारी नुकसान भी हो रहा है और यूक्रेन रूस के रिफाइनरियों, थर्मल पावर प्लांट्स और सैन्य ठिकानों को निशाना भी बनाया जा रहा है। यूरोप के समर्थन को यूक्रेन के हौसलों की सबसे बड़ी वजह मानते हुए रूसी राष्ट्रपति पुतिन अब यूरोप को निशाना बनाने की योजना बना रहे हैं, ताकि यूक्रेन का जो मुद्दा है यूरोपीय देशों के लिए प्राथमिकता ना रहे। यूरोपीय विशेषज्ञों का यह दावा है कि रूस किसी बड़े युद्ध की तैयारी में है और रूस अपने हथियारों को अपग्रेड कर रहा है। और एक तरफ जहां यूक्रेन पर रूस का प्रचंड प्रहार जारी है, तो वहीं अब इस युद्ध का दायरा और भी ज्यादा बढ़ने लगा है, आसार भी नजर आ रहा है। दरअसल एक तरफ जहां रूस और अमेरिका के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है, तो वहीं नाटो और रूस के बीच भी जंगी तैयारी साफ तौर पर अब नजर आने लगी है। यानी कि कुल मिलाकर दोनों ही तरफ से जो तैयारी हो रही है, ऐसे में कई संभावनाएं या ये भी कि यूक्रेन और रूस का जो युद्ध है वो आगे बहुत बड़ा विध्वंसक रूप ले सकता है। ऐसे भी कई तमाम खबरें अब सामने आने लगी है, क्योंकि पुतिन जो है लगातार जिस तरीके से तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं, नाटो के खिलाफ हो या फिर अब यूरोपीय देशों के खिलाफ, तो इसके कई मायने लगाए जा रहे हैं। लेकिन नाटो और रूस के बीच जो परमाणु टकराव देखने को मिल रहा है, इसकी वजह भी समझ लेते हैं। पुतिन का एटमी टेस्ट की तैयारी अब लगातार देखने को मिल रही है और एटमी टेस्ट की तैयारी की रिपोर्ट भी मांगी गई है। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि न्यूक्लियर टेस्ट को लेकर भी देखिए तैयारियों पर रूस ने नाटो को जवाब दिया है। और इसी के साथ ही देखिए पश्चिमी देशों की अगर हम बात करते हैं, तो पुतिन ने यह कहा है कि पश्चिमी देश आराम से गहरी सांस ले। तो यह स्टेटमेंट पुतिन की तरफ से सामने आया। और इसी के साथ ही रूस का जो न्यूक्लियर टेस्ट एक डिफेंसिव कदम है, यह भी माना जा रहा है। रूस की तरफ से यह भी कहा गया है। रूस ने यह भी कहा कि देखिए अगर हम बटन तभी दबाएंगे जब अमेरिका दबाएगा, यानी कि सीधे तौर पर अमेरिका को यहां पर चेतावनी दी गई है। नाटो चीफ ने रूस को बहुत बड़ी धमकी दी है। नाटो चीफ की तरफ से भी देखिए धमकी दे दी गई है और यह कहा गया है कि अगर नाटो चीफ की तरफ से जो बयान सामने आया है उसका भी हम जिक्र कर लेते हैं। नाटो की तरफ से यह कहा गया कि रूटे ने नादान समझने की भूल मत करना। ये उनके जो चीफ है, यानी कि नाटो की जो चीफ है, उनकी तरफ से ये प्रतिक्रिया सामने आई और ये कहा गया कि ताकतवर दुश्मन को हराना जरूरी है। तो बयानबाजी किस तरीके से हो रही है और ये ताकत दिखाने की जो कोशिश हो रही है पुतिन की तरफ से अगर हम बात करें या फिर अमेरिका की तरफ से बात करें या फिर अब नाटो की तरफ से जो स्टेटमेंट सामने आया है, तो इसके मायने आप समझ सकते हैं। मायने इसके बहुत ज्यादा ये भी लगाए जा रहे हैं कि जो ये बयानबाजी जो तल्खी तमाम देशों के बीच में देखने को मिल रही है, तो क्या आने वाले दिनों में टकराव की स्थिति अब देखने को मिल सकती है। तो समझने की भी ये भी कोशिश हो जाती है कि जो ये देखिए रूस और साथ ही साथ यूक्रेन की अगर हम बात करते हैं, तो लगातार जो ये युद्ध है, जो इनके बीच में जंग चल रही है, आखिर इस पर कब विराम लगेगा, इसे लेकर तो फिलहाल कोई बातचीत होती हुई या फिर कोई कदम उठाता हुआ फिलहाल कोई देश नजर नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, यूक्रेन को जिस तरीके से अमेरिका का सपोर्ट हो या फिर अब देखिए जिस तरीके से प्रतिक्रिया नाटो की भी सामने आ रही है या फिर बाकी यूरोपीय देशों को लेकर के भी जो अब रूस ने जो स्टेटमेंट दिया है, इससे साफ ये नजर आता है कि जो रूस है वो अब पीछे हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। हमारे साथ पूर्व राजनयिक योगेश गुप्ता और साथ ही साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ डिफेंस एक्सपर्ट भी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, क्योंकि देखिए युद्ध कैसे खत्म होगा, कहां खत्म होगा, इसे लेकर फिलहाल तो अभी देखिए बातचीत कहीं से भी होती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन रूस जो बार बार ये प्रतिक्रिया दे रहा है, जो तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है, जरा इसके मायने समझाइए, किस तरीके से अब देख रहे हैं इस जंग को आगे बढ़ता हुआ। जी हाँ पुनीता जी, हो ये रहा है कि यह युद्ध थमने का कोई चिन्ह नहीं दिखा रहा है। इस युद्ध को अब 1352 दिन हो चले हैं। बहुत जल्दी ही 4 साल होने वाले हैं जी। ऐसे में यूक्रेन लगातार नेटो देशों द्वारा, खासतौर से अमेरिका द्वारा दिए गए हथियारों की मदद से रूस के ऊपर एक से एक हमले करता रहा है। रूस के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर, रूस के कारखानों पर, एयर बेसिस पर हमले हो रहे हैं। लेकिन हाँ, क्योंकि रूस इतना बड़ा देश है कि यूक्रेन के इन हमलों का कोई खास मिलिट्री इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, वीडियो इफेक्ट मीडिया में दिखाने के लिए ऐसा लगता है कि रूस को बड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन रूस की वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह रूस भी लगातार यूक्रेन के ऊपर हमले कर रहा है।
रूस के जो हमले हैं वो अगर आप देखें तो ज्यादातर युद्ध भूमि में ही केंद्रित हैं, यानी जहां पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहां पर रूस के ज्यादातर हमले हो रहे हैं। आ, क्या अमेरिका या पश्चिमी देश इस युद्ध को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं या इस युद्ध को रोकने की कोशिश कर रहे हैं? पूरा जो मामला है वह इसी पर अटका हुआ है। फिलहाल सारे इंडिकेशन ऐसा है कि अमेरिका और नेटो देश जो हैं लगातार यूक्रेन को सप्लाई कर रहे हैं हथियारों की, और यूक्रेन जो है इन हथियारों की मदद से लगातार रूस पर हमले कर रहा है। यानी पश्चिमी देश खासतौर से अमेरिका जो है आग में पानी नहीं डाल रहे हैं, आग में लगातार घी डाल रहे हैं। जी पुनीता जी। बिल्कुल, आग में घी डालने का काम अमेरिका की तरफ से हो रहा है और यही वजह है कि रूस ने देखिए कह दिया है कि देखिए अगर कोई भी कदम उठाया जाता है अमेरिका की तरफ से तो हम भी तैयार हैं। योगेश गुप्ता जी, सर किस तरीके से आप इन तमाम चीज़ों को देख रहे हैं, क्योंकि देखिए अमेरिका लगातार यूक्रेन को मदद पहुंचा रहा है, हालांकि तैयारी रूस भी करता हुआ नजर आ रहा है। लगातार देखिए परमाणु टेस्टिंग की जो बात सामने आई है, तो क्या आगे अब होने वाला है, किस बात का अंदेशा, और क्या जो ये बयान रूस की तरफ से सामने आ रहे हैं तो क्या आप देख पा रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं तमाम चीजों को देखकर? सर भाई यही समझ पा रहे हैं कि देखिए रूस जो है वो अभी भी जो है लड़ाई जो खत्म करने के उसके टर्म्स हैं वो काफी स्टिफ हैं। वो मतलब जैसे पहले थे 2 साल पहले उन्हीं टर्म्स के बात कर रहा है। और रूस का जो है मानना साफ है कि लड़ाई अगर खत्म होगी तो उसके टर्म्स पे होगी, और उसके टर्म्स का मतलब ये है कि जो है वो यूक्रेन की जो सेना है उसका डीमिलिटराइजेशन, उसका नंबर कम होगा, और यूक्रेन में जो रजीम होगा, जो रूलिंग गवर्नमेंट होगी वो रूस के पसंद की होगी। लेकिन यूक्रेन जो है वो इन टर्म्स को मानने को तैयार नहीं है। काफी मुल्क जो यूरोपियन यूनियन में ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैं वो भी जो है वो रूस के टर्म्स को मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन लोगों का सोचना ये है कि अगर किसी वजह से जो है ये यूक्रेन लड़ाई हार जाता है तो रूस फिर आगे उनके ऊपर भी हमले कर सकता है। तो वो सब उन सबकी कोशिश ये है कि यूक्रेन को ज़्यादा से ज़्यादा मदद देकर जो है लड़ाई यूक्रेन तक ही अगर सीमित हो तो बेहतर होगा। तो अब रूस की कोशिश देखिए ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी को हथियाना चाहता है, खास तौर से ईस्ट में और साउथ में। और उसके पास रिसोर्सेज जो है वो काफ़ी है। देखिए बहुत बड़ा सप्लायर है नेचुरल रिसोर्सेज का, ऑयल हो, गैस हो, और चीज़ें हैं। रूस के पास बहुत उनके भंडार है। आर्मी भी रूस की काफ़ी बड़ी है, और स्ट्रेटेजिक वेपन्स यानी न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह भी उसके पास बहुत है। और काफ़ी तादाद में जो है वो कन्वेंशनल वेपन्स उसके पास है। सारी इकोनॉमी जो है रूस ने इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर ली है कि वो वॉर इकोनॉमी एक किस्म से बन गई है। और डिस्पाइट ये जो सैंक्शंस लगाई है अमेरिका और यूरोप ने रूस के ऊपर, रूस हैज़ बीन एबल टू फाइनेंस द वॉर। लड़ाई को जो है वो कंटिन्यू कर पा रहा है। यूक्रेन को देखिए थोड़ी मुश्किलें आ रही हैं, उसके पास इतनी सैन्य शक्ति नहीं है, हर चीज़ के वो डिपेंडेंट है, चाहे वो यूरोपियन यूनियन पे हो या फिर वो अमेरिका पे हो। और थोड़ी से लोग थक भी गए हैं लड़ते लड़ते। अब यूक्रेन जो है एक छोटा मुल्क है कंपेयर टू रूस, तो यूक्रेन की स्थिति जो है वो मुश्किल में है। लेकिन जो टर्म्स जो है रूस चाहता है उसको वो अभी भी मानने को तैयार नहीं है यूक्रेन। तो इसके वजह से ये लड़ाई जो है इसका अभी हाल फिलहाल में कोई इसका सोल्यूशन जो है वो नजर नहीं आ रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने बहुत कोशिश की, दबाव भी डाला राष्ट्रपति पुतिन पर, और मुल्कों ने भी दबाव डाला, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन जो है वो अपने टर्म्स से पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो अभी तो यही दिख रहा है कि ये लड़ाई चलेगी, और जो है वो
यूक्रेन जो है रूस की जो एनर्जी रिसोर्सेज है उनके ऊपर हमला कर रहा है। और रूस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे पावर स्टेशन है या ब्रिजेस है या और इम्पोर्टेंट एरियाज है जो कि लड़ाई में काम आ सकते हैं, उन सबको वो मार रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा सिविलियंस को डरा रहा है। सिविलियन कैजुअलिटीज़ बहुत हो रही है, सिविलियन एरियाज में काफ़ी बम्बार्डमेंट हो रहा है। तो इसलिए मतलब दोनों तरफ से कोशिश ये हो रही है कि अपने अपने पक्ष को मजबूत किया जाए। लेकिन पुतिन की तरफ से देखिए यूरोपीय देशों को भी चेतावनी दे दी गई, नाटो को भी यहाँ पर जो चेतावनी दी गई। हालांकि नाटो की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है कि हम बखूबी जवाब भी देंगे। लेकिन जो न्यूक्लियर टेस्ट किया गया है सर, उसे किस तरीके से समझा जाए? क्या अभी जो पुतिन है, जो रूस है, वो तैयारी इस वक्त करता हुआ नजर आ रहा है, या फिर इसको ये मान के चले कि ये प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश सिर्फ हो रही है पुतिन की तरफ से? पुनीता जी, हो मेरे ये ख्याल रहा है में कि प्रेशर ज्यादा है। सर मैं आ रही हूँ सर आपके पास। ए.के. देवनाथ सर, योगेश सर आपसे सवाल है मेरा। हाँ, ये मेरे ख्याल में ये प्रेशर ज्यादा है, थोड़ा सा डराने धमकाने की कोशिश ज्यादा है। देखिए, रूस नहीं चाहेगा कि इस वक्त लड़ाई को जो है और वाइडन किया जाए और नेटो मुल्कों में बढ़ाया जाए, क्योंकि अभी देखिए उसको मुश्किल आ रही है और मुल्कों में बढ़ाने से फिर ये भी डर है कि क्या उसमें अमेरिका का रोल होगा। अगर अमेरिका डायरेक्टली आ जाता है तो फिर और मुश्किलें बढ़ जाएंगी, न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करना पड़ सकता है रूस को, जो कि वो नहीं चाहेगा। तो इसलिए वो डराने धमकाने की कोशिश जरूर है। जैसे पहले वो ड्रोन अटैक्स करवा दिए कुछ ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज में या कुछ वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज में, लेकिन दे आर ऑल सिंबॉलिक, दे आर ऑल टोकन। बेसिकली वो ये दिखाने के लिए कि भाई अगर हम चाहें तो हम आपके ऊपर हमला कर सकते हैं। तो लेकिन अब रूस नहीं चाहेगा कि लड़ाई को बढ़ाया जाए। ठीक है, यूके देवनाथ सर, आप भी क्या समझ रहे हैं? क्या वाकई में ये स्ट्रैटेजी है पुतिन की? पुनीता जी, ये जो युद्ध है रूस जीत गया है और ये जो युद्ध है यूक्रेन हार गया है। दूसरे शब्दों में कहूं तो ये युद्ध अमेरिका कितनी भी मदद दे ले और चाहे हथियारों की सप्लाई डबल कर दे, यह युद्ध यूक्रेन जीत नहीं सकता है और ये युद्ध रूस कभी हार नहीं सकता। अगर हम इन 4 वाक्यों को ध्यान से सुने तो ये पता लग जाएगा कि रूस के लिए ये युद्ध बहुत ऐसा मुद्दा है जिसमें उसकी जो शुरुआती दौर में जो मेजर रिक्वायरमेंट थी कि यूक्रेन का पूर्वी दोनबास वाला एरिया जहां रूसी मूल के लोग ज्यादा रहते हैं, रूसी भाषा बोलने वाले ज्यादा रहते हैं, वो रूस के कब्जे में होना चाहिए, वो उसने हासिल कर लिया है। दोनास्क है, लुहांस्क है, ज़ेपोरिज़िया, खेरसन, क्राइमिया तो 2014 से उसके पास था ही। तो अब चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी हथियार भले ही नेटो देश दे दें यूक्रेन को, वो ये 4 जो प्रांत हैं, क्राइमिया को मिला लें तो 5वां, इसको वापस नहीं जीत सकते। अगर वापस जीतना होता तो पिछले 3 साल, 2 साल, 1 महीने या पिछले 6 महीने में वो जीत लेते यूक्रेन के जो फौजी हैं। नहीं कर सकते। तो जहां तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वो अब डी फैक्टो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बन गई है। सीज फायर चाहे इस तरह से हो या उस तरह से हो, सीज फायर तो होगा, चाहे युद्ध कितना भी समय चले। तो सीज फायर अभी जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसी पर होगा, या जो हम ट्रेंड देख रहे हैं कि हर रोज या हर हफ्ते जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो पूरब से पश्चिम की तरफ आधा किलोमीटर खिसक रहा है। तो युद्ध जितना ज्यादा चलेगा, हर महीने यूक्रेन और 10-15 किलोमीटर टेरिटरी हार जाएगा। अगर ये युद्ध 1 साल और चला तो अगले 1 साल में यूक्रेन और 100-200 किलोमीटर टेरिटरी हार जाएगा। तो यूक्रेन आखिर सर ये समझ क्यों नहीं रहा है सर? आखिर क्यों इस जंग को आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है? क्या कोई किसी के सामने नहीं झुकने वाला? क्या ये भी मैसेज देने की कोशिश यूक्रेन की तरफ से हो रही है? पुनीता जी, हो ये रहा है कि पश्चिमी देशों ने, अमेरिका ने यूक्रेन के राजनीतिज्ञों को, कूटनीतिज्ञों को, मिलिट्री जनरल्स को और जेलेंस्की को, हिंदी में एक कहावत है, चने के झाड़ पर चढ़ा देना। अब यूक्रेन को भिड़वा दिया रूस से। इससे किसी का क्या कोई नुकसान हो रहा है? नेटो देशों का नहीं।
क्या अमेरिका का कोई नुकसान हो रहा है? नहीं। अमेरिका तो बहुत ही प्रसन्न है कि यूक्रेन के कंधे पर बंदूक रख के वो रूस को कमजोर करने की कोशिश में कुछ हद तक सक्सेसफुल हो रहा है। हम्म। अब जेलेंस्की जो है उनको मालूम है कि अगर उन्होंने सीज फायर टर्म्स एंड कंडीशन पे साइन किए तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और जैसे ही जेलेंस्की ने सीज फायर टर्म्स एंड कंडीशन मानते हुए थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज किया पुतिन के सामने, तो जेलेंस्की का पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा। तो जेलेंस्की नहीं मान रहे हैं, ये समझना पड़ेगा। देखिए, इस युद्ध में अभी तक ऐसे बतौर एयरफोर्स पायलट में बता रहा हूं, मैं 34 साल एयरफोर्स में था, फाइटर पायलट था, मिग 23 उड़ाया, मेरा तो काम ही था दुश्मन पर बम गिराना। इस युद्ध में अभी तक रूस ने अपनी मिलिट्री पावर का महज 10% इस्तेमाल किया है। तो सवाल उठता है कि बाकी 90% क्यों नहीं खर्च कर रहा। ये समझना पड़ेगा कि रूस की मिलिट्री जो है वो यूक्रेन से युद्ध के लिए तैयार नहीं की गई है। रूस की जो मिलिट्री है, चाहे आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, वो नेटो से युद्ध करने के लिए, अमेरिका से युद्ध करने के लिए तैयार है। तो रूस ने अपना अस्त्र शस्त्र, वेपन सिस्टम्स, गोला बारूद, टैंक के गोले, तोप के गोले, मिसाइल्स, रॉकेट्स, एंटी टैंक ग्रेनेड, ये 90% रखे हुए हैं। क्योंकि अगर परसों नेटो के साथ युद्ध हो जाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि नेटो के साथ युद्ध करने के लिए उनकी एयरफोर्स के पास बॉम्ब नहीं है, या नेटो के साथ युद्ध करने के लिए उनकी नेवी के पास मिसाइल्स नहीं है, या नेटो के साथ युद्ध करने के लिए उनकी आर्मी में टैंक के गोले नहीं है। तो अभी 90% जो है वो उसने अपने पास कंजर्व किया हुआ है। ऐसे भी अगर टर्म समझे, रूस इसको युद्ध नहीं बता रहा है, रूस इसको सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन बता रहा है जी। तो रूस का कोई खास नुकसान हो नहीं रहा है, जबकि यूक्रेन बर्बाद हो गया है। बिल्कुल। अगर जिस दिन ये सीज फायर खत्म होगा और यूक्रेन का रिकंस्ट्रक्शन चालू होगा, आप जाहिर मानिए कि यूक्रेन को फिर बनाकर उसी स्थिति में लाना जो कि वो आज से 4 साल पहले था, उस स्थिति में लाने में 40 साल लग जाएंगे और करीबन $300 बिलियन का रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होगा। और यूक्रेन के पास ये पैसे हैं नहीं, तो यूक्रेन लाएगा कहां से ये पैसे? हमेशा हमेशा के लिए यूक्रेन की जो कृषि योग्य जमीन है उसको अमेरिका के कैपिटलिस्ट एग्रीकल्चरर्स आएंगे, उन्होंने 99 ईयर्स के लिए लीज में ले लेना है फ्री में। हमेशा हमेशा के लिए यूक्रेन के पास जितने भी मिनरल्स हैं, जमीन के नीचे कोई भी खनिज पदार्थ है, खासतौर से रेयर एलिमेंट्स हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए, अब अगले दशकों के लिए, शताब्दियों के लिए यूक्रेन सस्ते में या कौड़ियों के भाव अमेरिका को बेचने के लिए बाध्य है। तो यूक्रेन तो इस युद्ध को लड़के अब दशकों के लिए अमेरिका का गुलाम बनने के लिए मजबूर हो गया है। ये यूक्रेन के लोगों को समझ नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल। और यही सवाल मेरा आपसे भी होगा सर, योगेश गुप्ता सर, क्योंकि देखिए यूक्रेन को समझ नहीं आ रहा, रूस जो है जंग जीत चुका है जैसा देवनाथ सर कहते हुए नजर आए, लेकिन आप किस तरीके से इन तमाम चीज़ों को देख रहे हैं? क्योंकि देखिए यूक्रेन में नुकसान तो हुआ है, काफ़ी हुआ है, और अभी भी रूस के सामने जंग लड़ पाए मजबूती के साथ, क्या यूक्रेन खड़ा रहेगा? इसे भी लेकर देखिए तमाम चीज़ें सामने आ रही है कि अमेरिका का सपोर्ट मिल रहा है, इस वजह से यूक्रेन जो है लगातार जंग को आगे बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है और एक के बाद एक हमले रूस पर कर रहा है। ऐसे में सवाल ये कि आखिर ये जो जंग है वो अब किस ओर देख रहे हैं आप? दूसरा ये कि आखिर क्योंकि जंग अगर कहें कि यूक्रेन की तमाम चीजों पर कब्जा जब हो चुका है रूस का, तो रूस अब पीछे क्यों नहीं हट रहा? दूसरा ये नुकसान होने के बाद यूक्रेन आखिर क्यों अब अटैक कर रहा है? क्या रणनीति इसके पीछे यूक्रेन की और रूस की हो सकती है? दोनों तरफ से बताइए सर। देखिए, यूक्रेन की तो सोच ये है कि भाई जो टर्म्स राष्ट्रपति पुतिन उनको दे रहे हैं उसका मतलब एक किस्म की गुलामी है। मतलब उनका उन टर्म्स का मतलब ये है कि यूक्रेन हमेशा जो है रूस के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में रहेगा, और जो यूक्रेन की सोच थी कि वो यूरोपियन यूनियन का या यूरोप का हिस्सा बन जाए, वो वेस्टर्न अलायंस का हिस्सा बन जाए, वो नहीं हो पाएगा। तो उसको तो जो है ये लड़ाई जो है अपनी, जिसे कहते हैं अपनी आज़ादी की लड़ाई लग रही है कि भाई अगर ये वो हार जाते हैं
फिर वो अपनी आज़ादी खो देंगे और वो रूस का हिस्सा बनने पर मजबूर हो जाएंगे। तो इसलिए तो उनके लिए ये आर पार की लड़ाई एक किस्म से है कि भाई हमें जिस तरह से भी हो वो ये लड़ाई में अच्छी एक परफॉर्मेंस देनी है, और अगर और ज्यादा नहीं तो कम से कम रूस के जो टर्म्स हैं, रूस के जो जिन टर्म्स पर राष्ट्रपति पुतिन अड़े हुए हैं, कि कम से कम वो तो टर्म्स को जो है वो वीकन कर दे, डाइल्यूट कर दे, और वो थोड़ा सा बैलेंस्ड हो जाए। और फिर ये भी है कि भाई देखिए, अब पहले ये कह रहे थे राष्ट्रपति ट्रम्प कि भाई ये सहायता नहीं देंगे यूक्रेन को, लेकिन अब वो देने पर मजबूर हो गए यूरोपियन मुल्क के प्रेशर में और रीजंस की वजह से। तो अब ये भी लगता है कि भाई देखिए, अगर ये लड़ाई जो है लंबी चलती है तो हो सकता है उसके बाद कुछ और इस तरह का जो नए राष्ट्रपति आए अमेरिका में वो ज्यादा फेवरेबल हो यूक्रेन की तरफ, और ज्यादा और प्रेशर डालने में मतलब यूक्रेन को हेल्प करे। तो और जहां तक रूस का बताया, तो वो मैंने आपको पहले ही बताया है कि रूस को भी ये लगता है कि भाई अगर उसको जो है अपनी सुरक्षा के लिए जो भी जिसके कारण जिन कारणों की वजह से उसने लड़ाई शुरू की थी, अगर वो सिक्योरिटी उसको इंश्योर करनी है, और जिस तरह का वो एक चाह रहा है कि भाई रिवाइवल ऑफ द रशियन अलायंस, रिवाइवल ऑफ द रशियन एम्पायर, तो उसके लिए यूक्रेन जीतना बहुत जरूरी है। तो दोनों मुल्कों के लिए आर पार की लड़ाई है और इसलिए वो चल रही है। ठीक है, लेकिन ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, अब अगर इस तरीके से देखिए अगर चलता रहा, यानी कि क्योंकि देखिए रूस तो तैयारी कर ही रहा है और परमाणु टेस्टिंग भी हो रही है, अगर ऐसे ही अगर हम देखें आगे, अगर कार्ड खेला जाता है, यानी कि पत्ते अगर खोल दिए जाते हैं रूस की तरफ से न्यूक्लियर को लेकर, तो क्या आगे होगा? यानी कि चीन और इंडिया की अगर हम बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, तो किस तरीके से कदम देख रहे हैं भारत और चीन का? पुनीता जी, इस युद्ध में चीन का रोल और भारत का रोल है, तटस्थ रोल रहा है। उभय, जैसे अगर हम भारत की पहले बात कर लेते हैं, भारत ने दोनों देशों के साथ अपने राजनीतिक कूटनीतिक संबंध बना के रखे हैं। पुतिन भी मोदी जी के साथ 1-to-1 बात करते हैं। क्रेमलिन का भारत के साथ लगातार संपर्क रहा है जी। इसी तरह से भारत ने लगातार कीव में जेलेंस्की की सरकार के साथ भी संपर्क बनाए रखे हैं। अब भारत में यूक्रेन की जो एम्बेसी है और हमारी जो एम्बेसी कीव में है, वो लगातार परंपरागत तरीके से एक दूसरे देश को डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल फॉलो करते रही हैं। तो ऐसा ही कुछ चीन के विषय में भी कह सकते हैं। हाँ, चीन ने इसमें थोड़ा झुकाव रूस की तरफ दिखाया है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि चीन ने इस युद्ध में रूस को कोई फौजी सहायता दी हो या फौजी सैन्य सामग्री दी हो, या इस युद्ध में अभी तक चीन ने यूक्रेन के विरुद्ध कोई छोटा मोटा डिप्लोमेटिक या आर्थिक या कोई ट्रेड सैंक्शन जैसा कोई काम किया हो। भारत जो है, हमारे को क्या नुकसान हुआ है इस युद्ध से, हमें थोड़ा सा कंसर्न सिर्फ इतना ही हो जाता है कि शुरुआती दौर में जब ये युद्ध चालू हुआ तो रूस ने पेशकश की कि वह भारत को और ज्यादा तेल बेचना चाहेगा। भारत ने भी मौके का फायदा उठाते हुए रूस से अपने कच्चे तेल की आयात को बढ़ा दिया। इसका बहुत बड़ा रीजन हमें समझना पड़ेगा। देखिए, 2018 में अमेरिका ने सैंक्शंस लगा के ईरान से कच्चे तेल का निर्यात भारत के लिए बंद करवा दिया। तो जब भारत ने ईरान से कच्चा तेल लाना बंद कर दिया तो भारत एक ऑल्टरनेट और रिलायबल देश को ढूंढ रहा था। ऐसे मौके में जब हमें रूस से ऑफर आया तो हमने उस मौके को गपचिया लिया। इसका कारण यह था कि भारत से बातचीत करने के बाद रूस ने हमें कच्चा तेल बहुत सस्ते में देने का वादा किया, अभी भी कच्चे में दे रहा है। अगर हम देखें पश्चिम एशिया में जो कच्चे तेल का पर बैरल कॉस्ट है, ब्रेंट बास्केट बोलते हैं, वो आज की तारीख में करीबन $62 $63 पर बैरल है, लेकिन हम रूस से कच्चा तेल 58 या $59 पर बैरल मंगाते रहे हैं। तो इससे पिछले 4 साल में भारत ने अरबों खरबों रुपयों की बचत की है।
लेकिन हमें अब थोड़ा सा टेंशन इसलिए हो रहा है जी। कि अमेरिका बार बार, डोनाल्ड ट्रंप बार बार दबाव डाल रहे हैं कि रूस से कच्चे तेल का आयात कम करो, हाँ। नहीं तो उन्होंने जो भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाया हुआ है उस पर वो अडिग रहेंगे। ये छोटी सी एक टेंशन है। हमारी ट्रेड टीम अमेरिका में है, बातचीत चल रही है। हाल ही में राजनाथ सिंह जी ने अमेरिका के साथ एक 10 सूत्रीय डिफेंस एग्रीमेंट 10 साल के लिए साइन किया है। तो भारत आस्ते आस्ते अमेरिका को समझा रहा है कि रूस से जो कच्चा तेल का व्यापार है उसको अमेरिका भारत और अमेरिका के रिश्तों के बीच में ना लाए। हम वहीं से कच्चा तेल खरीदेंगे जहां से हमें सस्ते में मिलेगा। जी। जी। बिल्कुल। और एक सवाल मेरा आपसे ये भी होगा सर, अगर हम देखिए न्यूक्लियर वेपन की बात करते हैं, जरा ये भी समझाइए रूस के पास जो न्यूक्लियर वेपन है वो किस टाइप का है और उसका रेंज क्या है? हाँ पुनीता जी, रूस के पास एक से एक बेहतरीन न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अभी उन्होंने टेस्टिंग की थी कुछ दिनों पहले ही बुरेवेस्निक क्रूज मिसाइल का, जो कि एक न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल है। दुनिया में पहली बार रूस ऐसा एक देश बनेगा जो कि एक क्रूज मिसाइल को एक मिनिएचर न्यूक्लियर पावर प्लांट से पावर देने का, शक्ति प्रदान करने का दावा कर रहा है। अब रूस ने दावा किया है कि ये 15 घंटे उड़ा है। उसका मतलब है आसानी से 12,000-15,000 किलोमीटर दूर जा सकता है, ज्यादा भी जा सकता है। ठीक है सर, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, समय की थोड़ी कमी है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए फिलहाल वक्त एक बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।